this, to actually understand this, let's take 2 points in the Argand plane, say Z1 and Z2. और हमारा टास्क है कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना. सो हाउ कैन वी डू दैट, राइट? तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो कि हर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है तो वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. आई वांट सच एन इक्वेशन, राइट? Let's say the line makes some angle theta with the x-axis, और theta constant है. For a given line, theta is constant, right? तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. Okay. Now, before you even think about this question, मैं अगर आपको यही प्रॉब्लम रियल एक्सिस पे रियल प्लेन पे पूछता तो फिर आप कैसे करते? मैं रियल प्लेन पे आपको 2 पॉइंट्स दे देता, से x1 y1 और x2 y2, और फिर मैं बोलता कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो. तो फिर आप निकाल लेते, राइट? इट्स वेरी इजी. इफ यू हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप एक वहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे, y2 minus y1 by x2 minus x1, जिसे आप स्लोप कहते थे. इस क्वांटिटी की खास बात ये होती थी कि इन दोनों पॉइंट्स को आप कहीं पे भी ले लो लाइन के ऊपर, ये क्वांटिटी y2 minus y1 by x2 minus x1 हमेशा और हमेशा tan थीटा के इक्वल ही आएगी, राइट? वेयर थीटा इज द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, राइट? तो ये इतनी स्पेशल क्वांटिटी थी तो हमने इसको नाम दे दिया स्लोप, राइट? क्योंकि इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर x1 y1 और x2 y2 lie on the line, this quantity is always equal to tan theta, right? और फिर हम इस स्लोप की मदद से इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते थे. We use the fact कि कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए ये एंटिटी tan थीटा की इक्वल ही आएगी, और फिर वहां से हम इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते थे, राइट? तो क्या मैं वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ? यस, राइट? बट द कंडीशन इज, क्या आप यहाँ पे भी एक ऐसा रिलेशन ला पाओगे जो कि Z1 और Z2 की पोजिशन के इंडिपेंडेंट हो? इफ यू कैन डू दैट, देन यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट? But how can I get a relation which is independent of the position of Z1 and Z2, right? मैं कैसे निकाल सकता हूँ? That's the problem, right? So for that, I want you to consider this idea. Okay? Let's consider this vector from Z1 to Z2. ये वाला वेक्टर जिसका टेल Z1 पे और हेड Z2 पे, ये वाला वेक्टर क्या होगा? It's going to be head minus tail. So this vector is going to be Z2 minus Z1. अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है वेक्टर्स और पॉइंट में, तो डू वॉच माय वीडियो ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेक्टर्स. आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? पॉइंट्स और वेक्टर्स में क्या अंतर होता है. दोनों होते कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, जस्ट द वे दैट वी इंटरप्रेट देम इज डिफरेंट, राइट? सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी Z2 minus Z1, राइट? नाउ क्योंकि वेक्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है तो मैं उसे ऑयलर्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट? आई कैन राइट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एज मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू e की पावर आयोटा द एंगल दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, राइट? तो ये वाला वेक्टर का मॉड्यूलस तो mod Z2 minus Z1 होगा, और एंगल कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस से, जितना लाइन बना रही है, राइट? थीटा. सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी mod Z2 minus Z1 इनटू e की पावर आयोटा थीटा, राइट? अभी भी मेरे को कोई ऐसा रिलेशनशिप तो मिला नहीं जो कि Z1 और Z2 के इंडिपेंडेंट है. मैंने सिर्फ ये वेक्टर ही तो कंसिडर किया है, और क्लियरली ये वाला वेक्टर Z1 और Z2 पे डिपेंड करेगा, राइट? सो हाउ कैन आई गेट अ रिलेशनशिप जो कि Z1 और Z2 कहाँ पे लाई कर रहे हैं इस लाइन पे, उस पर डिपेंड ना करे? सो हाउ कैन आई गेट दैट? आई वांट कि यार ये मॉड वाला टर्म हट जाए, राइट? ये e की पावर आयोटा थीटा तो ठीक है, लेकिन ये मॉड वाले टर्म में Z1 Z2 आ रहे हैं, राइट? तो उसको हटाने के लिए व्हाट इफ आई कंसीडर द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इफ आई कंसीडर दिस वेक्टर Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट? ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का कॉन्जुगेट है, तो वो वाला वेक्टर कैसा दिखेगा? जस्ट इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, राइट? कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के अबाउट रिफ्लेक्शन. सो इफ दिस वेक्टर इज Z2 minus Z1, Z2 conjugate minus Z1 conjugate is going to be like this, right? Symmetrical with respect to horizontal, right? तो अगर ये वाला वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये वाला वेक्टर माइनस थीटा बनाएगा, राइट? सेम मैग्नीट्यूड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस वेक्टर इज गोइंग टू बी Z2 conjugate minus Z1 conjugate. ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स के मॉड्यूलस तो इक्वल ही होंगे, बट एंगल का साइन अपोजिट होगा, राइट? तो अगर मैं इस वेक्टर को भी ऑयलर्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? mod Z2 minus Z1, which is same as mod of Z2 minus Z1 conjugate into e की पावर आयोटा माइनस थीटा, राइट? मैंने ये वेक्टर क्यों कंसिडर किया ये कॉन्जुगेट? बिकॉज आई वांटेड टू एलिमिनेट दिस mod ऑफ mod वाला टर्म, राइट? और अब मैं कर सकता हूँ, व्हाट इफ आई डिवाइड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? व्हाट इफ आई डिवाइड Z2 minus Z1 with Z2 conjugate minus Z1 conjugate? You can see, right? It's very beautiful because the mod terms cancel out, और राइट हैंड साइड में केवल e की पावर 2y थीटा बचेगा, which is very special, right? क्योंकि Z1 और Z2 कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स थे इस लाइन के ऊपर, और मैंने ये पाया कि यार Z2 minus Z1 by Z2 conjugate minus Z1 conjugate
is e की पावर 2i theta, which has got nothing to do with z1 and z2, right? ये दो पॉइंट्स कहीं पे भी हो आप ये एंटिटी कैलकुलेट करो, इट्स ऑलवेज इक्वल टू e की पावर 2i थीटा, और थीटा कांस्टेंट है एक लाइन के लिए, राइट? तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बहुत स्पेशल है, राइट? और ये बहुत एनालॉगस है, बहुत सिमिलर है टू द रियल प्लेन कॉम्प्लेक्स स्लोप, राइट? रियल प्लेन स्लोप, राइट? y2 minus y1 by x2 minus x1 कांस्टेंट होता था कोई भी दो पॉइंट्स के लिए, राइट? तो यहाँ पे z2 minus z1 by z2 conjugate minus z1 conjugate is always going to be constant for any two distinct points on the line, right? It's always वहाँ पे वो वाली क्वांटिटी tan थीटा के इक्वल होती थी, यहाँ पे ये वाली एंटिटी e की पावर 2i थीटा के इक्वल होती है, राइट? वेरी सिमिलर। तो अगर ये क्वांटिटी इतनी स्पेशल है, जब कभी भी ऐसा हो ना कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हो और एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है, तो क्वांटिटी हमारे लिए मैथमेटिक्स में बहुत स्पेशल होती है और हम फिर उसे एक नाम देते हैं, राइट? हमने रियल प्लेन पे इसी क्वांटिटी को क्या नाम दिया था? y2 minus y1 by x2 minus x1 को we give it a name, हमने उसको बोला था रियल स्लोप, राइट? द स्लोप। तो यही चीज कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या बोलेंगे इसको? व्हाट शुड वी गिव इट अ नेम, राइट? कॉम्प्लेक्स स्लोप में z2 minus z1 by z2 conjugate minus z1 conjugate को क्या बोलेंगे? बिकॉज इट्स कांस्टेंट, बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर टू रियल स्लोप, हम इसको कहेंगे दैट्स राइट द कॉम्प्लेक्स स्लोप, राइट? तो कॉम्प्लेक्स स्लोप for a line joining two points z1 and z2 is defined as z2 minus z1 by z2 conjugate minus z1 conjugate, irrespective of where you take these two distinct points. This entity will always evaluate to e की power 2i theta, where theta is the angle that the line makes with the x-axis, right? और इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप। जनरली कुछ टेक्स्ट बुक्स म्यू से डिनोट करती है, बट दैट डज नॉट मैटर, आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो। नाउ if you observe this carefully, the complex slope is for a line is e की पावर 2i theta। अगर लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप फॉर अ लाइन इज e की पावर 2i theta। नाउ क्लियरली e की पावर 2i theta भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये बहुत स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा, राइट? e की पावर 2i theta एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? cos 2 theta plus i sin 2 theta, और इस चीज का मॉड्यूलस हमेशा 1 होगा। स्क्वायर रूट cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हमेशा 1 होगा, राइट? इसका मतलब एक लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप हमेशा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। अगर आपने कभी भी किसी लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप कैलकुलेट की और वो यूनिमॉड्यूलर नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। कॉम्प्लेक्स स्लोप एक लाइन के लिए हमेशा एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जिसका मॉड्यूलस 1 होता है, राइट? वेरी स्पेशल, राइट? तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं जो कि -1 प्लस आयोटा और से 2 प्लस 3 आयोटा से पास हो रही है, और मैं कहूं कि यार इस लाइन की ना कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल के दिखाओ, देन इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट्स वेरी चाइल्डिश। जस्ट सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेट। सो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 minus 3 iota minus -1 minus iota. You can simplify and then get to a complex number. ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स स्लोप आप कभी भी कैलकुलेट करोगे, इट हैज टू बी यूनिमॉड्यूलर। कॉम्प्लेक्स स्लोप हमेशा किसी भी लाइन के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉड्यूलस 1 होगा। नाउ लेट्स सी दिस, नाउ लेट्स कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस लाइन। इट टर्न्स आउट टू बी दिस, जो भी आए इट डजंट मैटर, it's a unimodular complex number, but there is one more special property about it. कॉम्प्लेक्स स्लोप क्योंकि यूनिमॉड्यूलर है, तो वो अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्लोप को प्लॉट करना चाहूँ, देन इट विल ऑलवेज लाई ऑन अ यूनिट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और रेडियस 1 हो, राइट? तो अगर मैं इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप प्लॉट करूँ तो वो इस सर्कल पे लाई तो करेगा, बट इसकी एक बहुत खास बात होगी, एंड व्हाट इज दैट? अगर मैं ये वाला लाइन कंसिडर करूँ या ये वाला वेक्टर कंसिडर करूँ फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स स्लोप, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? कॉम्प्लेक्स स्लोप इज e की पावर 2i थीटा, राइट? तो अगर लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप एक्स एक्सिस से 2 थीटा एंगल बनाएगी, राइट? ये वाला वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स स्लोप, ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से 2 थीटा एंगल बनाएगा, राइट? सो ब्यूटीफुल, राइट? वेरी स्पेशल, राइट? तो मतलब अगर मेरे पास एक लाइन है, कोई भी लाइन है, और अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप e की पावर 2i थीटा होगी। अगर आप कॉम्प्लेक्स स्लोप को प्लॉट करोगे, इट विल ऑलवेज लाई ऑन अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, और ऑब्वियसली यूनिट सर्कल तो रेडियस 1 होगा,
और वो इस तरीके से होगा कि अगर आप ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स स्लोप को ज्वाइन करोगे ना, तो ये वाला वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स स्लोप, ये वाला वेक्टर 2 थीटा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, अगर लाइन थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस, राइट, वेरी स्पेशल। तो अगर दो पैरेलल लाइंस आपको दे दी जाए आर्गन प्लेन पे, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप के बारे में आप क्या कह पाओगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप e की पावर i2 थीटा होता है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप केवल किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे, राइट, द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। और क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो दोनों सेम एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ, तो क्लियरली जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी आर्गन प्लेन पे, उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होंगे, राइट, ओके। तब क्या होगा जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then what can you say about their complex slope? That's an interesting question. Now, if two lines are perpendicular, पहली लाइन let's say it makes some angle alpha with the x axis, तो दूसरी लाइन कितनी एंगल बनाएगी x axis के साथ? अल्फा प्लस 90 डिग्रीज, राइट। तो पहले लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप है, बिकॉज इट्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x axis, उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप है e की पावर i2 अल्फा, और दूसरी लाइन अल्फा प्लस 90 डिग्री बना रही है, राइट, तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा? e की पावर i2 अल्फा प्लस 90, राइट। नाउ लेट्स ओपन इट अप ना, ऑयलर्स फॉर्मूला को ओपन करते हैं। e की पावर i2 अल्फा है, दैट्स गोना बी cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा, सो दैट्स द स्लोप ऑफ माय फर्स्ट लाइन। नाउ द स्लोप ऑफ माय सेकंड लाइन इज गोना बी e की पावर i2 अल्फा प्लस 90, राइट, व्हिच इज गोइंग टू बी cos 2 अल्फा प्लस 90 प्लस i sin 2 अल्फा प्लस 90। So cos 2 alpha plus 90 is cos 2 alpha plus 180, and sin 2 alpha plus 90 is sin 2 alpha plus 180. Now cos 180 plus theta और sin 180 plus theta दोनों माइनस cos theta और माइनस sin theta होते हैं, राइट। cos 180 plus theta is minus cos theta and sin 180 plus theta is also minus sin theta. So this is going to be minus cos 2 alpha minus i sin 2 alpha. Now what do you observe? पहले लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप थी cos 2 alpha plus i sin 2 alpha, और दूसरी लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप है माइनस cos 2 alpha माइनस i sin 2 alpha। तो क्लियरली ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, राइट। तो इन अदर वर्ड्स इन दोनों का सम जीरो है, राइट, सेम वे ऑफ सेइंग इट। तो अगर कभी भी आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस दे दिए जाए आर्गन प्लेन पे, तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो होगा, और अगर दो पैरेलल लाइंस दे दिए जाए तो उनका कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होगा। थोड़ा सा डिफर कर रहा है ये रिजल्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रियल प्लेन पे जब हम करते थे, वहां जब दो पैरेलल लाइंस होती थी तो स्लोप इक्वल होते थे, और जब दो परपेंडिकुलर लाइंस होती थी तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था। यहाँ पैरेलल के केस में तो सेम है, पैरेलल में कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल है, लेकिन जब परपेंडिकुलर होती हैं दो लाइंस तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो होता है। थोड़ा सा रिजल्ट डिफर करता है, बट इट्स ओके, राइट, हमें आइडिया पता है कि ये क्यों होता है। नाउ जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, वी कैन ऑल्सो विजुअलाइज कि क्यों कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो हो रहा है, राइट। लेट्स सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर पहली लाइन अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप होगी e की पावर i2 अल्फा। लेट्स ट्राई टू प्लॉट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन ना। कॉम्प्लेक्स स्लोप इसकी कहाँ लाई करेगी? वो यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इन सच अ वे कि ये वाला वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दैट लाइन मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द एक्स एक्सिस, राइट। नाउ अगर मैं इस लाइन को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, इफ आई एम रोटेटिंग दिस लाइन बाय 90 डिग्री, तो मेरी कॉम्प्लेक्स स्लोप कितने से रोटेट होगी? It's going to get rotated by 180 डिग्री, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप इज e की पावर i2 थीटा, तो अगर मैं इसमें कुछ भी इंक्रीमेंट करूंगा तो इसमें 2 थीटा का इंक्रीमेंट होगा, राइट। इसके एंगल में कुछ भी इंक्रीमेंट करूंगा, लाइक से 1 डिग्री का, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप 2 डिग्री मूव हो जाएगी, राइट। कॉम्प्लेक्स स्लोप में डबल ऐड होता है हमेशा। सो अगर मैं इस लाइन को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी घुमाऊं, जिस सेंस में मैं घुमा रहा हूँ 90 डिग्रीज, उसी सेंस में मेरा जो पॉइंट है वो मूव करेगा इस यूनिट सर्कल पे बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, राइट। सो अगर मैं रेड लाइन को रोटेट करूं एंड आई गेट द ब्लू लाइन, सो यू कैन सी फ्रॉम दिस दैट द कॉम्प्लेक्स स्लोप इज गोना गेट रोटेटेड बाय 180 डिग्री। सो दिस न्यू पॉइंट इज गोना बी द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ दिस न्यू लाइन, राइट। नाउ क्लियरली ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट पहले लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है, और दूसरा पॉइंट दूसरे लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है। क्लियरली इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट्स का सम जीरो होता है। वेरी इजी रीजन, राइट, आप कर सकते हो क्यों। सो दिस हाउ यू कैन विजुअलाइज कि क्यों जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम जीरो होता है, और रिगरसली तो प्रूफ हो ही सकता है, राइट, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। सो इन अ नटशेल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर कॉम्प्लेक्स स्लोप आर इक्वल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देयर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्लोप इज जीरो।
So let's test ourselves with a problem. तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस r है. तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? mod z equal to r, right? All those points which are at a distance of r from the origin. Now हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस सर्कल के ऊपर एक रैंडम पॉइंट है z0. हमें इस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, राइट? सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट सम पॉइंट z0 टू द सर्कल mod z equal to r. So how can we do this, right? हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. टेंजेंट एक लाइन होती है. तो एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप, राइट? अगर हमारे पास ये दो चीज़ है तो मैं किसी भी लाइन की स्लोप, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, राइट? सो यहाँ पे एक चीज़ तो ऑलरेडी हमें पता है, राइट? द लाइन इज पासिंग थ्रू z0, सो आई हैव अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग. कैन आई गेट द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? क्या आप इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल सकते हो? नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप डायरेक्टली तो अवेलेबल नहीं है, राइट? लेकिन एक चीज अवेलेबल है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप, राइट? कैसे? क्लियरली ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है, राइट? रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वी नो दिस फ्रॉम ज्योमेट्री. तो मुझे इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप चाहिए पर वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? मैं इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप कैलकुलेट करूंगा, दिस रेडियस वाली लाइन, राइट? क्यों? कैसे कैलकुलेट करूंगा? बिकॉज आई नो दैट दिस लाइन पासेस थ्रू 0 एंड z0. तो मेरे पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट है ना, तो मैं उसकी कॉम्प्लेक्स स्लोप निकाल सकता हूँ. हाउ? z0 minus 0 by z0 conjugate minus 0 conjugate. So that's basically z0 by z0 conjugate. तो मेरे पास इस लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप आ गई z0 by z0 conjugate. तो इस लाइन टेंजेंट लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगी? माइनस z0 by z0 conjugate, राइट? क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होता है और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं. तो टेंजेंट लाइन की कॉम्प्लेक्स स्लोप होगी माइनस z0 by z0 conjugate. And now I have both of those, right? I have the point through which the tangent line is passing. I have its complex slope. I can write and should be able to write its equation. कैसे लिखूंगा उसकी equation? Think about it. Because what's the speciality of complex number? You take any random point z on this tangent line. The speciality about complex number is z और z0 से जो आप complex slope निकालोगे वो यही आएगी minus z0 by z0 conjugate. No matter ये z कहाँ पे है इस लाइन पे, it's going to be always true that z minus z0 by z conjugate minus z0 conjugate, which is basically the complex slope of line joining z and z0. No matter where z lies on this line, this quantity is always going to be इस line की complex slope, which is minus z0 by z0 conjugate, right? All those z which lie on this line must satisfy this equation, right? z कहीं पे भी हो line के, this has to be satisfied. So this is the equation of the line, or is it, right? ये line की equation नहीं है. Mind you, please pay high attention over here. ये line की equation नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी z0 point मेरी equation को satisfy नहीं कर रहा है, right? You cannot put z0 into this equation क्योंकि denominator 0 हो जाएगा. इस equation को वो हर एक point satisfy करेगा जो कि इस tangent line पे lie करता है, except z0 अभी, right? This is very very minute detail but important, right? कई बार आपको IIT के questions में deal करना पड़ता है कि यार ये तो defined ही नहीं होगा इस point पे, लेकिन हम by default इसे consider कर लेते हैं और फिर mistakes होती हैं. This equation actually represents the equation of two rays from z0 over here and over here, right? इन दोनों rays की actually ये equation है. तो मैं line की equation कैसे निकालूंगा? क्योंकि denominator 0 होना वाला प्रॉब्लम है ना. z0 में पुट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि अभी denominator 0 हो रहा है. तो एक काम करते हैं, इस z0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, like over here, right? Now I can put z0 into this equation. पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि denominator 0 हो जा रहा था, लेकिन अब मैं z0 पुट कर सकता हूँ, right? Now z0 is also satisfying this equation. LHS और RHS दोनों 0 हो जाएंगे, right? So this is the equation of the line, right? So if you simplify it, you get the answer as z0 conjugate plus z0 z conjugate equals to z0 z0 conjugate. And what is z0 z0 conjugate? Sorry, 2 z0 z0 conjugate. So what is z0 z0 conjugate? It's mod z0 square, and z0, since it's lying on the circle, it's going to be, that's right, r square. So the final answer is z0 conjugate plus z0 z conjugate equals to 2r square. That's the equation of the line,
That's the equation of the tangent line drawn at the point z0 to this circle. So congratulations for making it this far into the video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी then do like and subscribe to my channel. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो. I would love to answer all your questions and never stop asking questions.